Assalamu alaikum. Moving to the part 4 of D and F block elements. Here we are going to discuss some more general properties of transition elements, that is about color property, catalytic property, complex formation, alloys and interstitial compounds formation. First we'll discuss about the color property shown by transition metals and in their compounds. Now if you talk about the elements in the periodic table, S block elements, their compounds or P block compounds, usually they are colorless, means their compounds are generally white in color और their solutions are colorless. जब भी आप कोई S block elements के compounds लेते हैं या P block elements के compounds लेते हैं, वो solid form में उनके compounds white होते हैं और उनके solutions colorless रहते हैं, means they appear like a generally transparent clear solutions like that of water, यानी कि कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कंपाउंड्स में। लेकिन ये कलर्ड प्रॉपर्टी खासकर ट्रांजिशन मेटल्स में है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में है, जो कि इनके कंपाउंड्स कलर्ड रहते हैं और इनके सॉल्यूशंस भी कलर्ड रहते हैं। देयर कंपाउंड्स इन सॉलिड फॉर्म दे आर कलर्ड एज वेल एज दे इन सॉल्यूशंस आल्सो दे फॉर्म कलर्ड सॉल्यूशंस। रीजन बिहाइंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। अब पहली बात तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जैसे कि NaCl लेते हैं, Na सोडियम बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, क्लोराइड बिलोंग्स टू हैलोजन। सोडियम क्लोराइड वाइट सॉलिड है, उसी तरह पोटेशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पूरे कंपाउंड्स जो होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के आयोनिक कंपाउंड जो हम डिस्कस करते हैं, ये पूरे वाइट सॉलिड्स हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स जितने भी हैं, सॉलिड फॉर्म में ले लो या उनके सॉल्यूशंस ले लो, दे आर कलर्ड, नॉट ऑल। उसमें सेलेक्टेड कुछ एलिमेंट्स है और उनके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कलर्ड रहेंगे या कलरलेस रहेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ये कलर फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल्स के पास है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पास है। रीजन इसका व्हाई दे शो कलर इज बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड हमको पता है कि पार्शियल फील्ड यानी कि डी ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आना है, मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन आना है, जिसको हम पार्शियली फील्ड होता है। तो कलर एग्जिबिट करने के लिए डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होना जरूरी है, मीन्स इट शुड बी कंटेनिंग मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन एंड मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ साथ और एक रीजन है, नेचर ऑफ लिगैंड्स अटैच टू इट। लिगैंड्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज आर कॉल्ड एज लिगैंड्स, यानी कि कुछ ऐसे स्पीशीज या तो वो नेगेटिव आयन्स हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिनके पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, जो वो दूसरे स्पीशीज को, ये मेटल आयन्स को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। वैसे स्पीशीज को हम बोलते हैं लिगैंड्स। लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज which donate one or more electron pairs and form coordinate bonds। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन चाहिए कलर एग्जिबिट करने के लिए। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल आयन्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड कलर प्रॉपर्टी शोन बाय ट्रांजिशन मेटल्स। तो आपको ये दो पॉइंट लिखना है, बिकॉज ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड द नेचर ऑफ लिगैंड्स अटैच्ड टू इट। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सिर्फ पार्शियली फिल्ड रहने से कलर प्रोड्यूस नहीं होता है, उसके साथ साथ जो लिगैंड अटैच्ड है, उसको जो लिगैंड बॉन्डेड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग लिगैंड्स रहने से अलग अलग कलर भी प्रोड्यूस हो जाता है। लिगैंड्स नहीं है तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि लिगैंड्स के प्रेजेंस में ही कलर प्रोड्यूस होता है। अब देखते हैं ये कलर प्रोड्यूस किस तरह होता है। Now we know that d orbital is degenerate, यानी कि डी ऑर्बिटल के जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं पूरे डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। अब जब आप डी ऑर्बिटल के सब ऑर्बिटल्स लेंगे डी सबशेल के, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और ये डी एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, दीज आर द 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन डी सबशेल। इन पांचों की एनर्जी सेम होती है, जिस वजह से हम हंट्स रूल अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगल सिंगल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाद में पेयरिंग करते हैं, बिकॉज ऑल आर
इक्विवेलेंट इन देयर एनर्जी, दे आर इक्वल इन देयर एनर्जी। लेकिन जब ये ट्रांजिशन मेटल्स जिसके अंदर ये डी ऑर्बिटल है जो पार्शियली फिल्ड होता है, जब ये कोई लिगैंड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज के साथ जब कंबाइन होते रहता है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज अभी मैं बोला हूँ नेगेटिव आयन्स हो सकते हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल का लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल भी एक लिगैंड की तरह एक्ट करता है, जहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, जो कि वो एक लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। इसका डिटेल डिस्कशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने का हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट आपको डिटेल में वहाँ पे पढ़ना है, लेकिन अभी इस यहाँ पे इन ब्रीफ ये थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कलर कैसा प्रोड्यूस होता है, राइट। तो ट्रांजिशन मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है, जैसे इसके करीब लिगैंड अप्रोच होगा, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल सपोज अप्रोच हो रहा है, तो ये जो सब ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी सेम है, ये क्या हो जाते हैं, इनकी एनर्जी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि लिगैंड जैसा अप्रोच हो रहा है। लिगैंड अप्रोच के टाइम पे अपने इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से अप्रोच होता है और इनके पास भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्सेस बढ़ जाते हैं, तो ये इन पूरों की एनर्जी बढ़ जाती है। दे रीच सम टू इन देयर एनर्जी लेवल टू सम हायर वैल्यूज, इनकी एनर्जी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे बढ़ने के बाद, अब सपोज ये मेटल आयन है जिसके अंदर डी ऑर्बिटल है। अब इसके लिगैंड्स अगर यूनिफॉर्म वे में, यानी कि पूरा सराउंडिंग में अगर अप्रोच हो रहे हैं, तो रिपल्शन फोर्सेस बैलेंस रहते हैं। लेकिन यूजुअली लिगैंड्स यूनिफॉर्म वे में अप्रोच नहीं होते हैं, एक अलग अलग मेथड से अप्रोच होते हैं, जिसको हम टेट्राहेड्रल अप्रोच या ऑक्टाहेड्रल अप्रोच बोलते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में ये ऑक्टाहेड्रल अप्रोच है, जिससे रिपल्शन फोर्सेस इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि कम ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ ऑर्बिटल्स ज़्यादा रिपल्शन फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि रिपल्शन फोर्सेस दो ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा रहते हैं, और कुछ ऑर्बिटल्स यानी कि तीन ऑर्बिटल के लिए रिपल्शन फोर्सेस कम हो जाते हैं। ये अप्रोच के ऊपर डिपेंड है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल में क्या हो जाता है, ये 5 में से ये 3 के ऊपर रिपल्शन फोर्सेस कम रहते हैं और ये 2 के ऊपर रिपल्शन फोर्सेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अप्रोच के ऊपर डिपेंडेंट है। डिटेल में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इनकी वैल्यू एनर्जी वैल्यू बढ़ गई, जैसे लिगैंड्स और करीब आते हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल के ऊपर रिपल्शन फोर्सेस कम रहते हैं और ये 2 के ऊपर ज़्यादा होते हैं। इससे क्या हो जाता है, ये पूरे 5 ऑर्बिटल 2 अलग अलग सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो रिपल्शन फोर्सेस कम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जो ज़्यादा रिपल्शन फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनकी एनर्जी वैल्यू बढ़ जाती है। लेस रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंसिंग ऑर्बिटल्स विल मूव डाउन, और जो ज़्यादा रिपल्शन फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स को हम एक सेट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं T2G। ये मोलिकुलर सिमेट्री के बेसिस पे हम ये डेजिग्नेशन देते हैं, नेम देते हैं सेट का T2G। इसमें आता है dxy, yz और xz, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर जो हायर एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं उसको हम नेम देते हैं Eg सेट, राइट। तो d ऑर्बिटल जो d जनरेट था, अब ये अलग अलग 2 सेट्स में डिवाइड हो जा रहा है। एक होता है T2G सेट और दूसरा होता है Eg सेट, और ये दोनों के बीच में एनर्जी गैप आता है, एनर्जी डिफरेंस रहता है, जिसको हम डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ओ। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेट डी ऑर्बिटल इनटू 2 सेट्स इन प्रेजेंस ऑफ लिगैंड। लिगैंड के प्रेजेंस में जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है 2 अलग अलग सेट में, T2G और Eg सेट में, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बाद आपको 2 सेट मिल रहे हैं, T2G सेट और Eg सेट। अब यहाँ पे होता क्या है, अब ये डी ऑर्बिटल जो नीचे है, अगर इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, इनमें अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही उस कंपाउंड के ऊपर व्हाइट लाइट या सनलाइट, कोई भी व्हाइट लाइट अगर आप उस कंपाउंड के ऊपर फोकस करते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन देम, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उस लाइट में के जो वेवलेंथ्स हैं, जैसे कि व्हाइट लाइट में 7 कलर 7 वेवलेंथ्स जो होते हैं, उनमें से कोई वेवलेंथ्स ये इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके हायर Eg ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं।
they try to jump to the higher Eg orbital. Eg orbital में ये x square minus y square और z square orbital है, तो यहाँ पे ये ट्रांसफर होने की कोशिश करते हैं। कैसे कोशिश करेंगे? वाइट लाइट या नॉर्मल लाइट में जो वेवलेंथ्स है, अपने उसको एनर्जी जितनी चाहिए जंप करने के लिए, उतनी एनर्जी वाले वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके हायर Eg ऑर्बिटल को जंप करते हैं। जब ये हायर Eg ऑर्बिटल पे जंप करेंगे सेलेक्टेड वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करके, जो बचे हुए वेवलेंथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, दे आर ट्रांसमिटेड बैक एंड दे आर ट्रांसमिटेड बैक इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो ये वजह है कलर प्रॉपर्टी की। तो ये वाइट लाइट में से कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके हायर Eg ऑर्बिटल पे जंप करते हैं और बाकी के वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिसको जो हमको नजर आते हैं। दोज कलर्स आर एब्जॉर्ब बाय द नेकेड आई। कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, बाकी के वेवलेंथ्स कॉम्प्लीमेंट्री कलर की तरह हमको नजर आते हैं, राइट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन, यानी कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर T2g ऑर्बिटल to the higher Eg orbital by absorbing some wavelengths of light is called as dd transition, right? dd transition क्या है? The jumping, the shifting of electrons from T2g orbital to Eg orbital by the absorption of certain wavelengths, right? अब यहाँ पे suppose for example, अब कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, कौन से वेवलेंथ रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो एक सिंपल मेथड है ये स्टार मार्क। स्टार मार्क में ये 6 मेजर कलर्स यहाँ पर है, वेब्यूअर में तो 7 होते हैं। यहाँ पे ये वायलेट, यहाँ पे इंडिगो होता है तो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट। तो इतने कलर्स हैं। इतने में से अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन ये वायलेट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है तो वो उस कंपाउंड का कलर येलोइश अपीयर होगा, क्योंकि दे गिव आउट द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को आप एक वे में ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे कलर्स, ऐसे दो कलर्स जिसको आप सूटेबल प्रपोर्शन में मिक्स करेंगे तो फाइनल कलर आपको जो मिलेगा ब्लैक। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर दोज विच व्हेन मिक्स्ड इन सूटेबल प्रपोर्शंस गिव्स यू ब्लैक कलर। दिस इज जस्ट जनरल डेफिनेशन। तो उसके मुताबिक इस स्टार मार्क में ये अपोजिट जो कलर होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, यानी कि वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो, या येलो का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वायलेट, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये ऑरेंज, और ये ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू। ब्लूइश ग्रीन अगर ले रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रहेगा रेडिश टू ऑरेंज, यानी कि अपोजिट जो कलर्स है इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोलते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन वायलेट वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करके Eg ऑर्बिटल पे शिफ्ट हो रहा है, तो होता क्या है, बचते हैं आपके पास ये 5 कलर। अभी 5 कलर में क्या होगा, ग्रीन और रेड कैंसल हो जाएंगे बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ब्लू और ऑरेंज कैंसल हो जाएंगे बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो बचता है कौन सा वेवलेंथ, येलो। तो कंपाउंड हमको येलो नजर आएगा, इट विल बी अपीयरिंग एज येलो टू अस बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर लेफ्ट आउट विथ रेस्पेक्ट टू वायलेट। सपोज कोई कंपाउंड अगर आपको रेड नजर आ रहा है, इफ यू आर if the compound is red in color, it means that that compound is absorbing green wavelengths. अगर कोई कंपाउंड आपको ब्लू नजर आ रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स ऑरेंज वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो दिस द वे दिस स्टार मार्क विल हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। सो 1 मार्क क्वेश्चंस या फिर सीईटी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछते हैं। यूजुअली ये कंफर्म नहीं, कभी कभार कुछ और फैक्टर्स भी है जो कलर्स को चेंज कर देते हैं। जैसे कि लिगैंड की जब हम बात कर रहे हैं, वाटर लिगैंड की तरह यूज करेंगे तो आपको अलग अलग कलर आते हैं। अमोनिया लिगैंड जब अगर यूज करेंगे तो अलग कलर प्रोड्यूस होंगे। सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द कलर प्रॉपर्टी इन ट्रांजिशन मेटल्स। खासकर हम सोल्यूशंस जब बनाते हैं वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे हाइड्रेटेड आयोन्स की बात कर रहे हैं। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस, if they may ask you a compound is absorbing blue color wavelengths
and undergoing DD transition, what will be its complementary color? Or what is the color of the compound, they may ask you. Option 1 green, option 2 yellow, option 3 red, option 4 orange. So when it is absorbing blue wavelengths, naturally the compound color will be orange in color. So here we can see some of the solutions prepared by dissolving their salt solutions, salts. Hydrated compounds है, hydrated solutions because they are dissolved in water. So if you start with vanadium 4 plus ion, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वैनाडियम का 4 है, और एक चीज़ ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैटर करता है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यूज़ अलग अलग है, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम ज़्यादा होते हैं, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहे हैं यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी कलर आ जाता है. सो दीज आर ऑल वेराइटीज ऑफ कलर्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स. V4 प्लस V3 प्लस का ये है, Mn2 प्लस पिंक है, Fe3 प्लस लाइट ब्राउनिश है, कोबाल्ट 2 प्लस पिंक कलर, डार्क पिंक कलर्ड, निकल 2 प्लस ग्रीन कलर, क्यूप्रिक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगर बोलेंगे तो ये ब्लू कलर्ड होता है. सो दिस इज द वे हाउ दे शो कलर. कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है या फिर कंप्लीटली फिल्ड भी रहता है, फिर भी वो कंपाउंड्स कलर्ड रहते हैं. अब जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का. पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन. अगर इसको सॉलिड फॉर्म में देखेंगे, अगर उसका कंपाउंड का बॉक्स ओपन करके देखेंगे कंटेनर, तो एकदम डार्क हेवी क्रिस्टल्स आपको नजर आएंगे, एकदम ब्लैकिश जैसे. जैसा ही अगर आप सिंगल क्रिस्टल भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इमीडिएटली कलर जो है पूरा पर्पल हो जाता है, क्योंकि इसकी KMnO4 की एक कैपेसिटी है कि इट विल प्रोड्यूस इंटेंस कलर, यानी कि एक सिंगल पार्टिकल ही बहुत ज्यादा कलर जो है प्रोड्यूस करते जाता है. और अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करेंगे, इसको अगर ये ऑरेंज रेड कलर में है, अगर इसका सोल्यूशन भी बनाएंगे तो ऑरेंज रेड कलर्ड सोल्यूशन रहता है, जैसे कि मिरिंडा या फैंटा या फिर रसना जो कलर होता है, सेम उसी तरह का कलर्ड सोल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्म होता है. KMnO4 का पर्पल कलर और ये ऑरेंज रेड कलर. कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में भी वैसे ही नजर आते हैं और सॉल्यूशंस भी वैसे ही बनेंगे. हालांकि मैंगनीज का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में देखेंगे तो +7 है. +7 मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है AR4S0 3D0 3D0 कॉन्फ़िगरेशन. डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है. और पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, +6 है. Cr+6 का भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो बनता है AR4S0 3D0. दोनों भी D0 है, फिर भी कलर्ड. हालांकि कलर प्रॉपर्टी के एग्जिबिट करने के लिए पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहने के बाद भी कलर आ रहा है, तो इसका रीजन है यहाँ पे, और एक स्पेशल रीजन, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा. इफ compounds are colored even though they have empty d orbital or sometimes completely filled d orbital, that time the reason behind that is charge transfer spectra. चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, लिगैंड से मेटल या फिर मेटल टू लिगैंड. और ये दोनों कंपाउंड्स में चार्ज ट्रांसफर होता है लिगैंड से मेटल को, यानी कि जो ऑक्सीजन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, ये अपना थोड़ा चार्ज पार्शियली मेटल एटम के तरफ, ट्रांजिशन मेटल एटम की तरफ शिफ्ट करता है, जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेचर आ जाता है जो कलर एग्जिबिट करने के लिए इसमें हेल्प करता है. सो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप्स, लिगैंड टू मेटल और मेटल टू लिगैंड. दैट टाइम मेटल टू लिगैंड कब होता है, जब ये डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, ताकि हाफ फिल्ड पार्शियली फिल्ड होने के लिए अपने थोड़े इलेक्ट्रॉन्स को जो है आपको लिगैंड की तरफ शिफ्ट कर देता है. So that time it will be showing metal to ligand. But here in these two cases, it is the example of charge transfer spectra from ligand to metal. और एक रीजन भी हो सकता है, कुछ कंपाउंड जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर, ये
प्लस वन स्टेट में सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4d10, 47 एटॉमिक नंबर है। Kr 5s1 4d10 होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तो 5s0 हो जाएगा, लेकिन 4d10 एज इट इज रहता है। तो 4d10 यानी कि कलरलेस रहना है क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल है। लेकिन और एक फैक्टर यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हम, आयोनिक कैरेक्टर। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट पीपीटी होता है, कर्डी व्हाइट पीपीटी विच वी गेट ड्यूरिंग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो, सिल्वर आयोडाइड येलो, एंड सिल्वर सल्फाइड ब्लैक। अब यहाँ पे कलर देख रहे हैं, हालांकि सिल्वर कंपाउंड्स है लेकिन सबके कलर आ रहे हैं। ये व्हाइट है, ये पेल येलो है, येलो है। यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटेज, इफ आयोनिक कैरेक्टर इज लेस देन 20% इट विल बी कलर्ड। तो यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इस वजह से व्हाइट है। जैसे ही आयोनिक कैरेक्टर कम होते जाएगा स्लाइटली कलर प्रोड्यूस होते जाएगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट रीजन जो है आपको देना है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का। इफ देर आर सम कंपाउंड्स विच आर कलर्ड इवन दो ड्यू टू empty d orbital or completely filled d orbital, the reason behind is charge transfer spectra। अब जैसे कि जिंक के कंपाउंड्स भी हम लेते हैं, जिंक के कंपाउंड्स पूरे कलरलेस होते हैं, सोल्यूशन कलरलेस होता है और सॉलिड फॉर्म में वाइट होते हैं। लेकिन एक स्पेशलिटी है जिंक की, उसको हम बोलते हैं थर्मोक्रोमिक, यानी कि हीट करने के बाद ये येलोइश हो जाता है। हीट करने के बाद ये येलोइश हो जाता है और फिर से कूल करो फिर से वाइट होता है। So that's why we call zinc compounds as thermochromic compounds। स्कैंडियम के कंपाउंड्स, स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो ये 3d0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। कभी भी कोई भी स्कैंडियम का कंपाउंड ले लो, क्योंकि इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ही +3 है और इसके कंपाउंड्स वाइट होते हैं और इसके सॉल्यूशंस कलरलेस होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है हर एक आयन का और उनके कलर भी दिए गए हैं। इन जनरल कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई दो आयन्स जिसके कलर अगर सेम है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आ जाता है। नॉट एग्जैक्टली 100%, बट देर आर सम ions when they have same configuration they show same type of color। जैसे कि 3d2 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आ रहा है ग्रीन कलर। और निकल में देख सकते हैं 3d8, यहाँ पे भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसका कलर आता है ग्रीन। तो या तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने से या फिर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम रहने से कलर सेम आ जाता है। So overall it depends on the nature of the ligand also which will produce any color। अगर कोई मेटल लिगैंड के साथ अटैच नहीं है, पार्शियली फिल्ड है लेकिन कोई लिगैंड के साथ अटैच नहीं है, तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। रिमेंबर, टू प्रोड्यूस कलर two important factors are compulsorily required: partially filled d orbital and the nature of ligand attached to it। इस बिट पर क्वेश्चंस जो आते हैं रीजनिंग टाइप आते हैं, आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे हाउ कलर इज फॉर्म बोल के। अब तक जो भी क्वेश्चंस आए रीजन बेस्ड आए। अब जैसे कि एग्जांपल, वाई स्कैंडियम 3+ कंपाउंड्स आर कलरलेस, आपको आंसर देना है ड्यू टू एम्प्टी d ऑर्बिटल। फिनिश। वाई टिटेनियम 4+ कंपाउंड्स आर कलरलेस ड्यू टू एम्प्टी d ऑर्बिटल। पहले जो भी आयन दिए हैं उसका आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली कलरलेस बोलने के बाद या तो D0 रहता है या फिर D10 रहता है। वाई जिंक कंपाउंड Zn2+ कंपाउंड्स और जिंक कंपाउंड्स आर कलरलेस ड्यू टू completely filled d orbital, due to completely filled d orbital। Cu+ compounds are colorless whereas Cu2+ compounds are colored। Cu+ यानी कि 3d10 आएगा, it is colorless because it is having completely filled d orbital, whereas Cu2+ are colored, blue colored, because it is having partially filled d orbital। या फिर identify the colored and colorless ions, metal ions from this given from the following बोल के देते हैं। कुछ colored या कुछ colorless ions देंगे आपको, उनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कलर्ड हो सकता है और कौन सा कलरलेस हो सकता है। कलर्ड होने के लिए पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होना जरूरी है, यानी कि D1 से D9 कॉन्फ़िगरेशन। कलरलेस होने के लिए दो ऑप्शन है, या तो D0 कॉन्फ़िगरेशन या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन, राइट।
So this is regarding color property shown by transition metal ions. कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़े हैं डिटेल में. कैटलिस्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शंस क्या है पढ़े हैं, और वहाँ पे इन ब्रीफ डिस्कशन भी हुआ है कौन से सब्सटेंसेस कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं. तो वहाँ पे हमने बोला है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स खासकर कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं. तो रीजन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर जितने भी आप इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट या उसके कंपाउंड से कैटलिस्ट के तौर पे हम यूज करते हैं. वजह क्या है इसकी? द रीजन बिहाइंड व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इज दे प्रोवाइड वेकेंट डी ऑर्बिटल. वेकेंट यानी कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल. अब जैसे कि कोई कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं यहाँ पर, आयरन का लिखेंगे. आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है AR 4s2, ये 3d6. अभी इसके आगे जो 4p आता है ये एम्प्टी है. इसके बाद जो 4d आता है ये भी एम्प्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फोर्थ एनर्जी लेवल में एंटर हो चुके हैं. एस ऑर्बिटल में 2 आ चुके हैं. इसका अभी 4p खाली है, 4d खाली है, इवन 4f भी खाली है. तो यूजुअली ये ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं, अपने डी ऑर्बिटल या तो ये ऑर्बिटल या फिर हायर डी ऑर्बिटल, ये एम्प्टी है, इसको भी जो है बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स ये रिसीव करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सके. तो ये एबिलिटी खासकर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स में है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में है. खासकर डी ट्रांजिशन मेटल्स में, जो अगर आप डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 3, 4, 5 छोड़ के 6, ग्रुप नंबर 6 से ग्रुप नंबर 11 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कॉमनली कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं, और इनके पास डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करने की एबिलिटी ज़्यादा है. दैट इज दे प्रोवाइड एम्प्टी डी ऑर्बिटल. और एक प्रॉपर्टी दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑलरेडी हम पढ़े हैं, बिकॉज ऑफ comparable energy of ns orbital and n-1 d orbital and form intermediate compounds with the reactants. ये एबिलिटी के वजह से अपना ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर लेते हैं, ये एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं. इससे क्या हो जाता है, कोई भी रिएक्टेंट के साथ, सपोज ए एंड बी रिएक्टेंट है जिसको आप रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, रिएक्शन बहुत ही स्लो हो रहा है, तो ये कैटलिस्ट बीच में आके क्या करता है, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करे जैसा होता है, यानी कि मीडिएटर के जैसा बनता है. दोनों का कुछ भी सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो कैटलिस्ट एक मीडिएटर के जैसा बन के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. तो कैटलिस्ट क्या करता है, या ए रिएक्टेंट या बी रिएक्टेंट के साथ कैसा भी करके एडजस्ट हो जाता है. कैसा भी करके एडजस्ट मतलब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर लेता है, अपने ऑर्बिटल को प्रोवाइड करके बहरहाल कोई एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो जाता है, दोस्ती कर लेता है. जब दोस्ती हो गई तो वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ भी मनाने की कोशिश करता है, चलो भाई आप मान गए, उनको भी मना लेंगे बोल के दूसरे रिएक्टेंट के साथ भी वो रिएक्ट होके दोनों ए एंड बी को जो है कंबाइन करके प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है और वो अपने काम से हट जाता है. तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट का वही रोल है. इट विल नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन, इट विल जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. हाउ इट इंक्रीजेस? इट प्रोवाइड्स वेकेंट डी ऑर्बिटल, shows variable oxidation state and form intermediate compounds. We have studied intermediate compounds are those which are higher in energy and less in stability by alternate path of low activation energy. A and B अगर दोनों को रिएक्ट करेंगे तो बहुत ही एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए. तो जब कैटलिस्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिकम्पोजेस इनटू प्रोडक्ट. ये पॉइंट इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी के ऊपर बेस्ड है. नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये एड्सॉर्प्शन थियरी पे बेस्ड है, जो हम दोनों भी थियरी सरफेस केमिस्ट्री में पढ़े हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, जो सॉलिड रहने के बाद इनका सरफेस एरिया होता है, जिसको हम पाउडर्ड करने के बाद सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एड्सॉर्प्शन साइट्स बढ़ते हैं. एड्सॉर्प्शन साइट्स बढ़ने के बाद आराम से रिएक्टेंट्स उसके ऊपर आके एड्सॉर्ब होते हैं, रिएक्ट होते हैं, प्रोडक्ट बन के डिसॉर्ब हो जाते हैं.
तो ये फेनोमेना कैटलिस्ट का क्यों आ रहा है ट्रांजिशन मेटल्स के पास? इनका सॉलिड नेचर है, सरफेस एरिया रहने से कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है जो ट्रांजिशन मेटल्स या उनके कंपाउंड्स को कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि दीज आर द टू रीजंस व्हिच हेल्प ट्रांजिशन मेटल्स टू एक्ट एज कैटलिस्ट। अलग अलग कैटलिस्ट पढ़े हैं, कैटालिटिक प्रमोटर्स पढ़े हैं, पॉइजन पढ़े हैं, सो दोज आर ऑल द थिंग्स डिस्कस्ड इन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। अब जैसे कि एग्जांपल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, लिक्विड ऑयल को आप डालडा या वनस्पति बना रहे हैं तो वहाँ पे हम निकल, पाउडर्ड निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में, दिस विल बी पाउडर्ड हियर, पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, कैटालिटिक एक्टिविटी भी ज़्यादा रहेगी। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, लेड चेंबर प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यूज होता है, लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में वैनाडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। प्लैटिनम भी यूज करते हैं, लेकिन अब जो यूज होता है प्रेजेंटली वैनाडियम पेंटॉक्साइड, ईजिली अवेलेबल भी रहेगा, प्रोसेस कॉस्टली भी नहीं होगा, और प्लैटिनम डैमेज हो जाता है अगर यूज करने से, लेकिन वैनाडियम पेंटॉक्साइड डैमेज नहीं होता है। Haber's process of ammonia manufacture, iron is used as a catalyst and molybdenum or bauxite or K2O are used as catalytic promoter. कुछ दूसरे भी केमिकल रिएक्शंस है जो लेबोरेटरीज में हम कैरी आउट करते हैं, जहाँ पे जैसे कि आयरन 3 कैटलिस्ट यानी कि फेरिक क्लोराइड या फिर कंपाउंड्स विच कंटेन Fe3+, दे कैटलाइज रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम पर सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम पर सल्फेट, यहाँ पे आयोनिक फॉर्म में ले रहा हूँ मैं, तो उसको भी कैटालाइज करने में आयरन 3 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्रॉपर्टी रहने से रिएक्शन के टाइम पे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि इनिशियली फेरिक आयन कंबाइंस विद आयोडाइड एंड अंडरगोज रिडक्शन, Fe3+ से Fe2+ हो जाता है, इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर ये Fe2+ आयन पर सल्फेट आयन, पोटेशियम पर सल्फेट का पर सल्फेट आयन के साथ कंबाइन होकर फिर से Fe3+ फॉर्म होता है और आपको फाइनल जो प्रोड्यूस होता है कंपाउंड सल्फेट कंपाउंड मिलता है। सो इन दिस वे दीज ट्रांजिशन मेटल्स और देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट। ये भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। आपको ये 2 रीजन लिखना है, एग्जाम्पल पूछे तो कोई एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। Complex formation, another important property shown by transition elements. ये प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा चैप्टर ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो ये प्रॉपर्टी खासकर ट्रांजिशन मेटल्स में और एक्टिनाइट्स में, एफ ब्लॉक के एक्टिनाइट्स में। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जहाँ पे मेटल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। Electron donating species are nothing but called as ligands. Those ligands combine with these metal atoms or their ions and form coordinate bonds. अब ये प्रॉपर्टी हर ब्लॉक के एलिमेंट्स में नहीं है, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। प्रॉपर्टी सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स के पास है और एक्टिनॉइड्स के पास है। इसका भी रीजन देखेंगे क्या है। लिगैंड्स के पास से इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है, तो ऑर्बिटल्स भी खाली होना ज़रूरी है, एम्प्टी ऑर्बिटल होना ज़रूरी है, ताकि ये लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके। अब ये एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी या फिर अपने एम्प्टी ऑर्बिटल को प्रोवाइड करने की स्टेबिलिटी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास है। The main important reason why they form complexes, they provide a number of empty or vacant orbitals of same energy by which they easily receive electrons donated by ligands. S ब्लॉक एलिमेंट्स अपने ऑर्बिटल को प्रोवाइड नहीं करते हैं, या पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करने के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उनके पास वो एबिलिटी नहीं है। लेकिन डी ऑर्बिटल और एक्टिनाइट्स के पास ये एबिलिटी है, इससे आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके लिगैंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और दूसरा रीजन, दे हैव हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज्ड और टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नेबरिंग आयन।
अपोजिट आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करना यानी कि अट्रैक्ट करना, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलराइजिंग प्रॉपर्टी और पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को हम कैलकुलेट करते हैं चार्ज बाय साइज रेशियो लेके। So the ability to distort the electron cloud of an anion is called as polarizing power. It is calculated by the formula charge by size. Smaller the size, higher the charge. चार्ज ज़्यादा रहने से और साइज कम रहने से पोलराइजिंग पावर ज़्यादा रहता है, और इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. इट कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इजीली और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्रॉम द लिगैंड्स. ये कुछ एग्जांपल्स है कॉम्प्लेक्सेस के जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं मेटल एटम और लिगैंड्स के बीच में. जैसे कि ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, टेट्राकार्बोनिल निकल, और ये क्यूपरमोनियम सल्फेट. नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये प्रॉपर्टी फिर से डिस्कस करेंगे और इन डिटेल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिस्कस करना है. अगेन 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय ट्रांजिशन मेटल्स और आयॉन्स. You have to write these 2 reasons. Formation of interstitial compounds. Interstitial compounds are non-stoichiometric compounds. यानी कि जो कॉम्बिनेशन होता है स्पीशीज का कैटायंस और आनायंस का improper ratios में हो जाता है. They are not combining in a proper stoichiometry. और इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी सॉलिड सेट चैप्टर में करे हैं, द मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में. मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में एक पर्टिकुलर आयन मिसिंग रहने से, नॉन साइकोमेट्रिक मैनर में रहने से चार्ज को बैलेंस कर लेता है ऑक्सीडाइज होके. जैसे कि Fe2+ अगर कम हो रहे हैं तो वो बाकी के Fe2+ जो भी बचते हैं वो Fe3+ में चेंज होके ऑक्सीडाइज होके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं. So those all were compounds which were called as interstitial compounds. So these interstitial compounds are nothing but non-stoichiometric compounds of transition metals formed when non-metallic atoms like hydrogen, boron, carbon, nitrogen occupy interstitial spaces यानी कि voids, interstitial sites या voids में जब इस तरह के non-metal atoms आके trap हो जाते हैं या फिर आके occupy कर लेते हैं उस voids को, वैसे टाइम पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड. दे ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल स्पेसेस voids प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस. इसके वजह से जो भी उसका कंपोजिशन था प्योर फॉर्म में रहने के बाद उसका कंपोजिशन जो है थोड़ा नॉन स्टोइकोमेट्रिक मैनर में हो जाता है. जैसे कि एग्जांपल Mn4n, यहाँ पे वैलेंसी के हिसाब से देखेंगे तो ये करेक्ट वे में नहीं है, लेकिन ये नॉन साइकोमेट्रिक है, इस वजह से इस तरह के इम्प्रॉपर वैल्यूज आ जाते हैं. यू विल गेट सम इम्प्रॉपर वैल्यूज. Fe 0.95O, TiH 1.7. So such compounds we call them as non-stoichiometric compounds or interstitial compounds. See the properties what they show. Compared to pure metals, they will have very high melting points as well as boiling points. अब जैसे कि बोरॉन एटम अगर कोई मेटल में ऑक्यूपाई कर रहे हैं इंटरस्टिशियल साइट्स को, तब वो बोराइड्स फॉर्म में चेंज हो जाता है और उनकी हार्डनेस ऑलमोस्ट डायमंड के बराबर भी हो जाती है. कार्बन कंबाइन होता है तो कार्बाइड्स फॉर्म हो जाते हैं. दे बिकम वेरी हार्ड एंड दे विल बी हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी. प्योर मेटल का जो मेटालिक कंडक्टिविटी था ऑलमोस्ट वही रह जाएगा, सिर्फ हार्डनेस के ऊपर मेन इफेक्ट होता है और इनके केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर होता है. दे आर केमिकली इनर्ट. रिएक्टिविटी कम हो जाती है, प्योर मेटल्स की जो रिएक्टिविटी थी उससे कम हो जाती है इनकी. दैट्स व्हाई दे आर केमिकली इनर्ट. दे आर नॉन स्टाइकोमेट्रिक एंड दे आर नाइदर आयोनिक नॉर कोवैलेंट. यानी कोवैलेंट कैरेक्टर, पक्का कोवैलेंट कैरेक्टर है या आयोनिक कैरेक्टर है आपको कंफर्म नहीं मिलेगा, मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं. So this is regarding a small part about interstitial compounds. 1 mark के question आ सकते हैं. What are interstitial compounds? These are the non-stoichiometric compounds formed when non-metallic atoms occupy interstitial spaces. Or mention any 2 properties of interstitial compounds. Any 2 properties you can write.
Alloy formation. Alloys are nothing but homogeneous mixture of two or more metals, and in that sometimes a non-metal atom can also be added. अभी हमने जो पहले डिस्कस किया इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और ये एलॉयज ऑलमोस्ट दोनों सेम कैटेगरी के आते हैं. ये मिक्सिंग प्रोसेस को हम एलॉय फॉर्मेशन बोलते हैं. यूजुअली एलॉय फॉर्मेशन दो टाइप का होता है. एक होता है सब्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म और एक होता है इंटरस्टिशियल मैकेनिज्म. अभी हमने प्रीवियस जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात की उसको भी आप एक टाइप का एलॉय ही बोल सकते हैं. उसको हम एक स्पेशल नेम दे रहे हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स. एक्चुअली वो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं इंटरस्टिशियल मैकेनिज्म से फॉर्म होते हैं. यानी कि जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं स्मॉलर साइज के होते हैं कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल. वो नॉन मेटल एटम्स जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन जो हम देखे हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं, आसानी से वाइड्स में जाके ऑक्यूपाई होते हैं यानी कि इंटरस्टिशियल साइट्स में ऑक्यूपाई होते हैं. उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल मैकेनिज्म. लेकिन हम जो कॉमन एलॉयज यूज करते हैं जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज, ये एलॉयज पूरे ट्रांजिशन मेटल्स के ही होते हैं. दो या दो से ज्यादा मेटल एटम्स अगर मिक्स रहते हैं तो उसको हम परफेक्टली एलॉय बोलेंगे. अगर कोई नॉन मेटल एटम एक मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है तब अगर स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रही है तो उसको हम इंटरस्टिशियल बोलते हैं. अब यहाँ पे एलॉय फॉर्मेशन इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. In smaller amount in non-metal can come, but then also we can call it as an alloy. So यहाँ पे ये जो प्योर एलॉयज जो होते हैं यानी कि परफेक्ट एलॉय जिसे हम बोलना है, ये फॉर्म कैसे होते हैं? सब्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म. सब्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म मीन्स a host metal atom will be replaced by some guest metal atoms. अब जैसे कि आप ब्रास बना रहे हैं, ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक का. इसमें हम होस्ट लेते हैं कॉपर, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कॉपर मेटल लेना है और उसमें थोड़ा जिंक आपको मिला देना है, जब जाके आपको मिलता है ब्रांस. ब्रॉन्ज बना रहे हैं तो आपको जो है थोड़े क्वांटिटी में टिन ऐड करना है. तो ये जिंक या टिन एटम जब आप ऐड कर रहे हैं इसकी वजह यह है कि कॉपर एटम्स का साइज, एटॉमिक साइज जिंक एटम्स या टिन एटम्स से सिमिलर होता है. जब साइज सिमिलर रहेगा तब वो आराम से ये गेस्ट मेटल एटम्स होस्ट मेटल एटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं. तो एलॉयज फॉर्म होने के लिए इंपॉर्टेंट रीजन कब एलॉयज फॉर्म होते हैं? सब्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म से. सब्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म कब होगा? जब होस्ट एटम्स और गेस्ट एटम्स का एटॉमिक साइज सेम. Alloys are formed by substitution mechanism where atoms of one metal displaces some of the atoms of the host metal due to their similar atomic size. This is an important reason why alloys are formed. So alloys are formed because of the similar atomic size of host metal atom and the guest metal atoms. Alloys are again harder. इनके प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए हम alloys बनाते हैं. अब जैसे कि गोल्ड, प्योर गोल्ड अगर आप लेंगे अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्यूरिफाई जब करते हैं, जो भी गैंग पार्टिकल्स रिमूव करते हैं अच्छी तरह, जब आप प्यूरिफाई करेंगे गोल्ड ऑलमोस्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है, चॉकलेट्स के जैसा सॉफ्ट रहता है, कैडबरीज जैसा. कट करने के बाद आसानी से कट भी हो जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ. अब वैसा गोल्ड तो आप ज्वेलरीज में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसका हार्डनेस इम्प्रूव करने के लिए या तो हम उसमें थोड़ा सिल्वर मिक्स करते हैं या कॉपर मिक्स करते हैं ताकि उसका हार्डनेस बढ़ जाए. उसी तरह आयरन अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसका यूज़ है. अगर यूज़ करेंगे तो रस्ट होने के चांसेस है, करोड होने के चांसेस है, करोजन हो जाता है, जंग खा जाता है. तो उसमें भी हम क्या करते हैं, आयरन के साथ निकल, क्रोमियम और कार्बन मिक्स करके अलग अलग वैरायटीज़ के स्टील बनाते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील है, क्रोम स्टील है, निकल स्टील है. तो प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए हम ये एलॉयज बनाते हैं. इवन अट्रैक्शन, कभी अट्रैक्शन भी करना है, अट्रैक्शन चेंज करना है तो भी हम बनाते हैं. एयरक्राफ्ट पार्ट्स से प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा हैवी आना चाहिए तो वहाँ पे एल्यूमिनियम यूज़ होता है. एल्यूमिनियम के साथ दूसरे एलिमेंट्स मिक्स करते हैं जब वो लाइट वेट एयरक्राफ्ट पार्ट्स के लिए काम आता है. इस तरह बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स है जो एलॉय प्रोडक्शन में यूज होते हैं. सो एलॉयज आर हार्डर, रेजिस्टेंट टू करोजन एंड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स.